आज ये वीडियो बड़ी विषम परिस्थितियों में बन रहा है। मैं मुंबई एयरपोर्ट में हूँ और यहाँ से जाना है। कोई साधन नहीं है, बीच में टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आज का जो दिन यानी 21 अगस्त 2024, इसमें 6 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। और आपको बता दें कि आवाज़ भी मेरी शायद ठीक से नहीं आ पाएगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ बेयर करिए। तो 21 अगस्त 2024 की जो बड़ी घटना है उसमें देखिए, कैटजरीन सेटलमेंट जो है, हिजबुल्लाह ने उसमें आज मार की और उसमें आग लग गई। और इस तरह की आग लगी है कि जिससे चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। यही नहीं, कम से कम 6 जो फायर सर्विस फोर्सेस हैं वो आके उन्होंने कोशिश की बचाने की, लेकिन वो आग से बचा नहीं पाए। उसके बाद चारों तरफ से जो कैटजरीन पर ही एक कोऑर्डिनेटेड रेजिस्टेंस फोर्सेस का हमला हुआ। अब ये कैटजरीन देखिए इजराइल के अंदर है। इजराइल के अंदर इस तरह से कैसे रेजिस्टेंस फोर्सेस का हमला हो पाया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन वो रेजिस्टेंस फोर्सेस जो थी, उनके बारे में इजरायली जो मंत्रालय है वो अभी तक खामोश है। वो कह रहा है कि उसके बारे में उसको कुछ खास नहीं पता। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर इजराइल के अंदर घुस के रेजिस्टेंस फोर्सेस इस तरीके से एक ऐसी जगह पे जहाँ हिजबुल्लाह ऑलरेडी मार चुका है, तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ईरान हमला करने वाला है उसका ये एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, एक ट्रेनिंग हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ से यहाँ पर जो एक माहौल बना हुआ है वो इजराइल के अंदर खौफ का माहौल बना हुआ है। और उस खौफ के माहौल को किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका अपना के इजरायली जो फोर्सेस हैं उसको कम नहीं कर पा रही। दूसरी बात जो हुई, वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने देर अल बला में आज ज़बरदस्त स्ट्राइक की। और देर अल बला में कम से कम 2 मरकबा टैंक्स में सीधे हमला हुआ और जिसमें दोनों ही नष्ट हो गए। फिर अबू हुवैज़ा जो साइट है गाज़ा में, वहाँ पर एक ज़बरदस्त स्ट्राइक की हमास की फोर्सेस ने, रेजिस्टेंस फोर्सेस ने। और उस स्ट्राइक में भी एक मरकबा टैंक वो उड़ गया। एक जो पर्सनल कैरियर है इजराइल का, वो उसकी बड़ी बुरी हालत हुई, उसमें से कई लोग घायल हो गए। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में जेनिन में क्या हुआ कि जेनिन में जो एक कल जो हमला हुआ था जाबा में, आज वो 2 हमले और हुए। और उन 2 हमलों में जो आईडीएफ ने किया था, आज 2 हमले और हुए। लेकिन दोनों हमलों में आईडीएफ को मुंह की खानी पड़ी और जाबा से, जेनिन से फिर से आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद देखिए जो ट्यूबस में जहाँ पर कल आपको बताया था ओल्ड जो ट्यूबस का अल फारा कैंप है, अल फारा कैंप में फिर से आईडीएफ सोल्जर्स ने घुसने की कोशिश की। लेकिन इस बार बहुत दिनों बाद रेजिस्टेंस फोर्सेस ने, जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने गुलेल का इस्तेमाल किया। और उस गुलेल में ऐसे छोटे बम रखे थे, मतलब वो जो उसकी जो इजरायली फोर्सेस की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन आया कि वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दे वर यूजिंग, व्हाट टाइप ऑफ स्टोन्स दे वर यूजिंग, बिकॉज दे वर फायर स्टोन्स। तो गुलेलों से अब फर्स्ट और सेकेंड इंतिफादा में ऐसा होता था। ये गुलेलों से बहुत दिनों बाद ये हमला हुआ है। और इसमें जो गुलेल हैं वो कुछ तरह से बनाई गई हैं, कोई एक्सप्लोजिव्स का शक्ल ले रही है। इसका ये भी मतलब है कि कहीं ना कहीं हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी लड़ाई को एक ऐसे जनोभार में बदलें जिसमें लाखों लोग गुलेल लेके, जो एक तरह से फायर बॉल्स हैं, उन गुलेल को लेके इजरायली फोर्सेस की तरफ वो मार्च कर जाए। इस तरह की भी बात है। एक और बात देखिए, अल खलील, वेस्ट बैंक में बड़ी घटना होगी। अल खलील में सीधे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने एक सेटलर को गोली मार दी। वही सेटलर जो अल खलील में, जिसने कुछ दिन पहले फिलिस्तीनी एक गांव पे हमला किया। यहाँ भी देखिए सीधे तौर पे जो हमास की और जो इन फोर्सेस की जो पूरी पॉलिसी है कि किसी भी तरह हम हर चीज़ का जवाब देंगे, वो देखिए चरितार्थ होती दिखाई पड़ रही है। उसके बाद देखिए एक और चीज़, एक बड़ी चीज़ जिसको लेके हम लोग बार बार बात करते हैं, यमन में भी इस तरह का एक बात हुई कि यमन के होदेदे एयरपोर्ट पे इजरायली अटैक्स हुए।
लेकिन उसके बाद यमन ने 2 ऐसे हमले किए कि दो शिप्स हैं, 2 शिप्स पे लगातार हमले किए और एक शिप उसमें से आर्म थी। ये शायद पहला एक इंस्टेंस है जिसमें और पहले हो चुके हैं करीब आज से 6-7 महीने पहले अमेरिकन वॉरशिप्स और यमन के वॉरशिप्स में, लेकिन ये ऐसा बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि आमने सामने की लड़ाई शिप्स में हुई है। एक तरफ गन बोट्स जो हैं अमेरिका की और एक तरफ गन बोट्स यमन की, और इन दोनों गन बोट्स की लड़ाई में जाहिर सी बात है यमन की जो गन बोट्स हैं वो कम से कम 2 ऐसे मौक़ों पे वो भारी पड़ी और एक जो तीसरा मौका था उसमें उनको पीछे हटना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो काउंटर अटैक किया, उस काउंटर अटैक में उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो ये देखिए हम पूरी एक परिस्थितियाँ इस रूप में देख रहे हैं कि यमन ने आज कम से कम 3 हमले किए। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने आज फिर कम से कम 2 सेटलमेंट्स, एक बेका और एक ज़ारेद। बेका में कम से कम 6 बार हिजबुल्लाह ने आज स्ट्राइक की और बेका को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया। उसके बाद ज़ारेद में भी कम से कम 4 स्ट्राइक हिजबुल्लाह ने की और उसको भी आग के हवाले कर दिया। इसके बाद देखिए पूरी परिस्थितियाँ जो इस समय बन रही हैं फ़िलिस्तीन में और गाज़ा में। गाज़ा में देखिए एक और बड़ी घटना हुई खान यूनिस के पीछे जो शेल्टर होम्स हैं, जिन शेल्टर होम्स में एक बहुत ही पतली 11 किलोमीटर की स्ट्रिप में करीब 10 लाख लोगों को भरने की जो इजराइल की योजना है, उसके खिलाफ फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने आज ऑपरेशन किया। और इस ऑपरेशन की जो खासियत है कि इजरायली फोर्सेस की जो तैयारी थी वो पूरी तरह से नाकाम रही। यहाँ तक कि कई जो इजरायली फोर्सेस अपना जो औजार लेके और अपने इम्प्लीमेंट्स लेके आए थे कि यहाँ पर हम लोग एक दोनों तरफ से फ़िलिस्तीनी जो सिविलियंस हैं 1 लाख जो फंसे हुए हैं उनको हम घेर लेंगे, उनको हम बाहर नहीं जाने देंगे, वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी फेल हो गई। क्योंकि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने उन रेजिस्टेंस के फाइटर्स को अलग अलग तरीके से मारा और इतनी ज़बरदस्त तरीके से मारा कि उसमें से 12 IDF के सोल्जर्स घायल हो गए। उसके बाद वो जो कोशिश है, देखिए आप ये देखिए कि एक 10 लाख लोगों को एक छोटी सी स्ट्रिप में कैद करके और दोनों तरफ से इजरायली नाकेबंदी, तो मतलब वो सीधे ये तो जेनोसाइड का एक पूरी प्लानिंग है ना। और इस जेनोसाइड की प्लानिंग में इजराइल ने पूरी एक तैयारी की, लेकिन उसको जो इनिशियली अभी इसी स्टेज में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जो उसको नाकाम कर दिया, ये एक बहुत बड़ी बात हुई। और इसको लेके एक फतेह की पूरी स्थिति फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस में है, क्योंकि उसके बाद 2 और कोशिशें हुई इसी तरह की, लेकिन वो दोनों कोशिशें नाकाम हुई। और इस बार जो था वो हिजबुल्लाह तक ने टारगेट करके मारा। हिजबुल्लाह की जो रेंज है वो बढ़ती जा रही है। ऐसा बहुत कम हुआ है कि जो गाज़ा के अंदर कोई इजरायली टारगेट पे हिजबुल्लाह ने सीधे स्ट्राइक किया, उसके आसपास किया है, सेटलमेंट में किया है, लेकिन गाज़ा पे सीधे स्ट्राइक करना अभी तक हिजबुल्लाह ने ये नहीं किया। और ये देखिए जो आज हुआ है, जो नेत्ज़रीम एक्सिस और ये जो एक नया जो 11 किलोमीटर की स्ट्रिप इजराइल बना रहा है जिसमें वो घेरना चाहता है फ़िलिस्तीनियों को, वहाँ पर हिजबुल्लाह ने मारा। और इजराइल के इस तरह के सारे प्रयास नाकाम हो गए। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि इस तरह से देखिए बड़ी ताकतें जब ऐसा करती हैं तो अंतोगत्वा कई बार विफल होने के बाद वो सफल हो जाती हैं, लेकिन ये स्थिति नहीं हो पा रही है। इस बार वो सफल नहीं हो पा रही हैं। पहले ही उनकी तरफ से IDF की रैंक्स की तरफ से एक ये बात आ गई कि भाई ये इम्प्रैक्टिकल है, इस तरीके से आप 10 लाख लोगों को, हमारे पास उतनी फौज ही नहीं है कि हम दोनों तरफ से घेर लें। उसके बाद देखिए एक और चीज़ आई कि IDF में जो पिछले 10 महीनों से लगा हर महीने 1000 सोल्जर्स इंजर्ड हो रहे हैं। या आपको मैंने थोड़ा सा हिंट किया था जब ये बात आई कि 10,000 सोल्जर्स मिसिंग हैं या मारे गए, तो 10,000 तो मारे गए वो अलग है, लेकिन जो वुंडेड हैं, जो घायल हैं, उनकी भी एक फिगर मैंने दी थी। लेकिन आज जो बात आई है कि हर महीने 1,000 इजरायली सोल्जर्स वुंडेड हो रहे हैं लगभग, और उसमें कई विकलांग हो चुके हैं और मानसिक समस्या अलग। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर उसके हिसाब से देखें तो अगर बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि 10,000 इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो घायल हैं ऑफिशियली, और उसके बाद जो रियल संख्या है, असली संख्या, वो 20 से 25,000 पहुंचती है।
और जो इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं उनकी संख्या तो उसका तो कोई गिनती नहीं है, क्योंकि उसके पीछे उसको छुपाया गया है। आज फिर देखिए एक ट्यूबस में जो एक बड़ी घटना हुई कि जो दो ड्रोन्स इजराइल के ट्यूबस के जो लड़ाके हैं उन्होंने मार गिराए। अब ये जो दो ड्रोन्स मारे गए हैं इसके पीछे की भी एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, क्योंकि ये जो दोनों ड्रोन्स हैं जो आईडीएफ ने छोड़े थे वो उसी जगह छोड़े थे जहां पर कल ट्यूबस की लड़ाई हुई थी, कल और परसों, और जिस पॉइंट पे ट्यूबस के आईडीएफ फोर्सेस को ढकेला गया था, तो वहां पर ये टारगेटेड किलिंग थी। ट्यूबस के कुछ लड़ाकों की ये टारगेटेड किलिंग थी, लेकिन ये जो टारगेटेड किलिंग थी ये पूरी तरह से फेल हो गई, नेस्तनाबूद हो गए। वो दोनों ड्रोन्स नेस्तनाबूद हो गए। उनको बल्कि ये भी नहीं कि उनको कैप्चर करके और उनको वो क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स थे, क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स थे, तो उनको भी बिल्कुल बेअसर कर दिया गया। किसी भी तरीके से उनकी कोई स्थिति नहीं रही कि वो फिर से ऑपरेशनल हो सके। और उसके बाद एक बलून पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने छोड़ा, जो बलून सीधे जो सीमा है पार करते हुए उधर गाजा डिवीजन जो अभी भी जो बची खुची है उसके पास वो बलून गया। उसमें मैसेज था कि तुम अगली बार ड्रोन्स नहीं, एक फाइटर पायलट्स भेजना बदला लेने के लिए, और उसके बाद हम उन फाइटर पायलट्स को मार गिराएंगे। अब सोचिए F-35 प्लेन से जो अमेरिका के हैं इजराइल अटैक कर रहा, और अभी तक उसने वेस्ट बैंक में इस तरह से लार्ज स्केल एरियल अटैक नहीं किया है, लेकिन ट्यूबस के लड़ाके चैलेंज कर रहे हैं। और एक ये भी खबर है मुझे कि उसमें कहीं ना कहीं इनके पास कोई ऐसी तैयारी है जिसके चलते वो ऐसे कह रहे हैं कि अगर एयरक्राफ्ट भी वेस्ट बैंक में, अगर क्योंकि वेस्ट बैंक गाजा से सीख चुके हैं, और अगर वेस्ट बैंक में इस तरह से एरियल बम्बार्डमेंट करके सिविलियंस को मारने की कोशिश की तो उसका जवाब फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस बखूबी देगा। ये देखिए, मैं आपको शॉर्ट में आज की खबरें मैं ला रहा हूँ। और भी कुछ खबरें हैं जो छूट जा रही हैं। अभी मेरी फ़्लाइट है, बस मुझे पकड़ना है। ये बड़ा अजीब सा एंगल है, मैं आज इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। और कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।